6th of August 1984 नॉर्थ ईस्ट एनाहिम कैलिफोर्निया ऑरेंज काउंटी में मौजूद यूकलिप्टस ड्राइव से करीब हाफ माइल दूर मेको कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ वर्कर्स टेलीफोन लाइंस के लिए पाइप्स बिछा रहे थे कि तभी इन वर्कर्स का सुपरवाइज़र जेसी डोजा इन वर्कर्स को मजाक करते हुए कहता है कि ख्याल से कहीं कोई डेड बॉडी ना मिल जाए। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसके अगले मिनट ही जेसी लोजा का अपना खुद का पैर एक हाफ बर्न्ट यानी अध जले ह्यूमन स्केलेटन पर जाकर पड़ता है। हैरानी वाली बात यह थी कि इस स्केलेटन के पास डॉग का स्केलेटन भी पड़ा हुआ था। ये देख के ये सब चौंक जाते हैं। इसके बाद ऑरेंज काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करा जाता है और जब ऑरेंज काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के उस वक्त के डिप्यूटी कोरोनर यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिचर्ड रॉड्रिग्स जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये देख के वो भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये स्पेकुलेट करते हैं कि ये जिस किसी भी शख्स का स्केलेटन है शायद वो अपने डॉग के साथ यहाँ पर हाइकिंग कर रहा होगा कि तभी इनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन मौत की वजह अब तक अनक्लियर थी। उस स्केलेटन की जो हड्डियाँ थी वो इस एरिया में करीब 25 फुट के रेडियस में फैली हुई थी, जो कि एनिमल एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रही थी। यानी जिस किसी की भी ये लाश थी उसकी लाश किसी जानवर की खुराक बन चुकी थी। इसके बाद जब बोन्स को एग्जामाइन करा गया तो ये पता चला कि बोन्स के जलने की वजह 1982 में यहाँ लगी बुश फायर थी और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये लाश करीब 2 साल से यहाँ पर मौजूद थी। खैर फॉर्चुनेटली इस स्केलेटन का जो पूरा स्कल था वो इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से रिट्रीव कर लिया गया और इसे फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरफ भेजा गया ताकि लाश की आइडेंटिफिकेशन हो पाए और इसकी आखिरकार आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि ये स्केलेटन था डॉर्थी जेन स्कॉट का, जो कि पिछले 4 सालों से मिसिंग थी। डॉर्थी जेन स्कॉट एक 32 साला लड़की थी जिसकी फैमिली में एक 4 साला बेटा और उसकी आंटी और उसके पेरेंट्स थे। डॉर्थी अपने 4 साला बेटे और अपनी उस आंटी के साथ स्टॉन्टन कैलिफोर्निया में रहती थी, जो कि एनाहिम से करीब 20 मिनट दूर था। और एनाहिम में ही डॉर्थी के पेरेंट्स यानी वीरा स्कॉट और जेकब स्कॉट रहा करते थे और एनाहिम में ही डॉर्थी स्विंगर्स फिश शॉप और कस्टम जॉन हेड शॉप पे एज अ सेक्रेटरी काम करती थी। डॉर्थी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग डॉर्थी एक बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन थी। इसके अलावा वो ज़्यादा बाहर जाना भी पसंद नहीं करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पर स्पेंड करना पसंद करती थी और अब तक उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लेकिन फिर साल 1980 की शुरुआत में डॉर्थी को कुछ अजीब कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं, जिनमें जो कॉल करने वाला शख्स था वो डॉर्थी को कुछ ऐसी डिटेल्स बताता है जो कि डॉर्थी का पीछा करने या उस पर नज़र रखने से ही मालूम करी जा सकती हैं। जैसे कि डॉर्थी ने आज क्या करा, डॉर्थी ने आज किस किस से बात करी और डॉर्थी अपने बेटे के साथ कहाँ कहाँ गई। ये सारी डिटेल्स वो कॉलर डॉर्थी को बताता था। यानी एक तरह से वो डॉर्थी को स्टॉक कर रहा था। वो कॉलर कभी कभी डॉर्थी से प्यार से बात करता और उससे अपने प्यार का इजहार करता, तो कभी कभी वो इंतहाई गुस्से से बात करता। यहाँ तक कि एक दिन वो डॉर्थी की कार की विंडशील्ड पर एक डेड रोज़ छोड़कर चला जाता है। डॉर्थी इन कॉल्स और उस कॉलर के बारे में अपनी माँ यानी वीरा स्कॉट को बताती है और कहती है कि मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है, पर मैं ये याद नहीं कर पा रही कि आखिर ये आवाज़ किसकी है और ये शख्स कौन है। इसके बाद ये कॉलर फिर से डॉर्थी को कॉल करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि ठीक है, अब जब भी तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा कि फिर तुम्हें कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इस कॉल के बाद डॉर्थी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसी कॉल की वजह से डॉर्थी ये डिसाइड करती है कि उसे अब एक गन खरीदनी चाहिए। लेकिन फिर वो ये आइडिया ड्रॉप करके अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए कराटे क्लासेस ज्वाइन कर देती है। पर डॉर्थी को शायद पता नहीं था कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और किस कदर
वर्स्ट मोड़ ले सकती हैं। 27 मई 1980 की रात जब डॉर्थी एनाहिम में अपने पेरेंट्स के घर अपने बेटे को ड्रॉप करके एक वर्क मीटिंग अटेंड करने जाती है, तब वो ये नोटिस करती है कि उसका एक कोवर्कर कोनार्ड बोस्टन, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका हाथ किसी स्पाइडर के काटने की वजह से सूजा हुआ था। ये देखने के बाद डॉर्थी ये डिसाइड करती है कि उसे कोनार्ड को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जिसके लिए वो अपने एक और कोवर्कर पाम हेड की मदद मांगती है और उसे भी साथ चलने को कहती है। इसके बाद डॉर्थी और पाम कोनार्ड को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले डॉर्थी अपने पेरेंट्स के घर जाती है उन्हें बताने के लिए कि वो कोनार्ड को हॉस्पिटल लेके जा रही है और उसे शायद देर हो जाए। और इसी बीच वो एक रेड हेड स्कार्फ पहनती है। इसके बाद ये तीनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कोनार्ड का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और इधर पाम और डॉर्थी वेटिंग एरिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ते हुए वेट करते हैं। रात को करीब 11 बजे कोनार्ड को जब डिस्चार्ज मिलता है, तो डिस्चार्ज मिलने के बाद पाम और कोनार्ड के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स लेने हॉस्पिटल की फार्मेसी की तरफ जाते हैं, जबकि डॉर्थी पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी लेने जाती है, क्योंकि कोनार्ड की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और डॉर्थी की कार जहां पार्क थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो लिहाजा डॉर्थी नहीं चाहती थी कि कोनार्ड इस हालत में इतनी दूर तक पैदल चलकर जाए। तो डॉर्थी इन दोनों से कहती है कि आप दोनों फार्मेसी से फ्री होकर हॉस्पिटल की एंट्रेंस गेट पर आ जाएं, मैं तब तक गाड़ी लेकर आपको पिक करने वहां आ जाती हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद डॉर्थी कभी वापस नहीं आती। पाम और कोनार्ड जब फार्मेसी से फ्री होकर हॉस्पिटल की एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ना तो वहाँ डॉर्थी है और ना ही उसकी गाड़ी। ये कुछ मिनट वहाँ पर वेट करते हैं। इसके बाद ये फैसला करते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ डॉर्थी ने गाड़ी पार्क करी थी। इसके बाद वो पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हैं और जब पाम और कोनार्ड पार्किंग लॉट के करीब पहुँचते हैं, तो वो डॉर्थी की गाड़ी को आता हुआ देखते हैं, जो कि इंतहाई तेज़ रफ्तार से आ रही थी और वो तेज़ी से इनके पास से गुजर के चली जाती है। गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स होने की वजह से ये देख नहीं पाते कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि शायद डॉर्थी को अपने बेटे के रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ गई होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के घर निकल चुकी है। करीब 2 घंटा हॉस्पिटल में वेट करने के बाद जब पाम और कोनार्ड को डॉर्थी की तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं आती, तो ये दोनों डॉर्थी के पेरेंट्स के घर कॉल करते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या डॉर्थी वहाँ पर है। लेकिन डॉर्थी के पेरेंट्स से उन्हें पता चलता है कि डॉर्थी तो वहाँ गई ही नहीं, जिसके बाद फ़ौरन डॉर्थी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है। इसके अगले दिन ही सुबह 5 बजे डॉर्थी की गाड़ी हॉस्पिटल से करीब 10 मील दूर जलती हुई हालत में पाई जाती है। डॉर्थी की अबडक्शन के करीब 1 हफ्ते बाद वो कॉलर जो कि डॉर्थी को कॉल करता था, वो फिर डॉर्थी की माँ यानी वीरा स्कॉट को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी के बारे में जानना है, जिस पर डॉर्थी की माँ यानी वीरा स्कॉट ये रिप्लाई देती है कि हाँ, मुझे जानना है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो कॉलर ये कहते हुए कॉल कट कर देता है कि वो मेरे पास है। इसके बाद डॉर्थी के पेरेंट्स डॉर्थी को आने वाली उन कॉल्स और थ्रेट्स के बारे में पुलिस को बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कोई क्लू या कोई लीड नहीं मिलता जिससे वो डॉर्थी या उस कॉलर तक पहुंच पाएँ। इसके बाद डॉर्थी के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी की ये स्टोरी एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएंगे कि अगर कोई भी उनकी बेटी के इस केस में उनकी मदद करता है या कोई लीड्स प्रोवाइड करता है, तो वो उसे करीब $25,000 रिवॉर्ड देंगे। और इस पब्लिकेशन के बाद इसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल मैनेजर पेट रायली को वही कॉलर कॉल करता है और पेट को वो ये बताता है कि मैंने उसे मार डाला, मैंने डॉर्थी स्कॉट को मार डाला क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी और वो मुझसे चीट कर रही थी, जिस वजह से मैंने उसे मार दिया। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो कुछ ऐसे क्लूज़ पेट को बताता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ या तो पुलिस जानती थी या तो इस केस से रिलेटेड लोग जानते थे, जैसे कि कोनार्ड को स्पाइडर का काटना, डॉर्थी और पाम का कोनार्ड को हॉस्पिटल ले जाना
और यहाँ तक कि उसे डॉर्थी के स्कार्फ का कलर तक मालूम था। इसके अलावा उसने ये दावा किया कि डॉर्थी ने उसे हॉस्पिटल से कॉल करा था। हालांकि ये लास्ट वाली डिटेल यानी डॉर्थी को उसे कॉल करने वाला डिटेल जो था ये कहीं भी फिट नहीं हो पाया, क्योंकि पाम के मुताबिक जो कि उस रात हॉस्पिटल में डॉर्थी के साथ था, डॉर्थी ने कभी हॉस्पिटल से कोई कॉल करा ही नहीं। हाँ, अगर डॉर्थी ने उसे बाथरूम यूज़ करते हुए या जब वो गाड़ी लेने जा रही थी तब उसे कॉल करा हो तो और बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही थी 1980s की, जब सेल फोन्स थे ही नहीं और अगर कोई कॉल कर सकता है तो उसे लैंडलाइन से ही करनी होती थी, जो कि ना तो बाथरूम में होना पॉसिबल है और ना ही गाड़ी लाने जाने वक्त। तो कुल मिलाकर ये बस उस कॉलर और उस अबडक्टर के माइंड का फितूर था कि डॉर्थी ने उसे कॉल करी। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि हो ना हो ये शख्स दिमागी मरीज़ है, ये क्योंकि इसने खुद से ही ये मान लिया था कि ये डॉर्थी के साथ रिलेशनशिप में है और डॉर्थी का किसी और को हॉस्पिटल ले जाना उसके साथ चीट करना है। और यही वजह हो सकती है कि उसने डॉर्थी को पहले अबडक्ट करा और फिर बड़ी बेरहमी से उसे जान से मार दिया। इसके बाद ये कॉलर करीब 3 साल तक डॉर्थी के पेरेंट्स को लगातार कॉल करता रहा। पुलिस ने कई बार इसके फ़ोन को टेप करने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी ज़्यादा देर तक बात ही नहीं करता था जिससे पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच पाए। इस केस में ऐसे कम ही लोग थे जिन पर शक करा जा सकता था, क्योंकि डॉर्थी ना तो सोशल थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पर अपने बेटे और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती थी। इसके अलावा वो एक इबादत गुजार क्रिश्चियन थी और वो हर रोज़ चर्च जाया करती थी। लेकिन फिर भी पुलिस का पहला शक डॉर्थी के एक्स पार्टनर यानी जो कि उसके बेटे का बाप था उस पर जाता है, लेकिन उसे जल्द ही सस्पेक्ट लिस्ट से एलिमिनेट करा जाता है, क्योंकि जब डॉर्थी का अबडक्शन हुआ था तब वो मिसूरी में था। इसके करीब 37 ईयर्स बाद यानी 2017 में डॉर्थी का बेटा यानी शॉन स्कॉट एक क्राइम ब्लॉगर को इंटरव्यू देते हुए बताता है कि उसकी मां यानी डॉर्थी को अबडक्ट करने और उसे मारने वाला शख्स उसकी मां के एक कोवर्कर का भाई था, जो कि डॉर्थी से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था और पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उस पर नज़र रखे हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया जिसके बेसिस पे उसे अरेस्ट करा जाए और आखिरकार 2014 में उस शख्स की डेथ हो जाती है। डॉर्थी के पेरेंट्स को कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ और इसका ज़िम्मेदार कौन था, और आखिरकार डॉर्थी के फादर यानी जेकब स्कॉट की 1994 में डेथ हो जाती है और उसकी माँ यानी वेरा स्कॉट की अपनी बेटी के अबडक्शन और मर्डर के करीब 22 साल बाद यानी 2002 में डेथ हो जाती है। कुल मिलाकर आज 43 इयर्स गुजरने के बाद भी आज भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर डॉर्थी को स्टॉक करने, उसे कॉल करने और उसे अबडक्ट और उसका मर्डर करने वाला शख्स कौन था। कुल मिलाकर ये आज भी एक अनसॉल्व्ड केस है और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि आज तक सुलझ नहीं पाई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।